What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. बच्चों आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला बिकॉज और ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रहेगा तो धैर्य रखिएगा, बहुत जल्दी हम फिनिश भी कर लेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हम बेसिकली पार्ट 3 है, ये हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। ओके, सो चलिए बिना देरी करे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो धैर्य रखिएगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, सही से पढ़ना। और 11th क्लास का जो 2020 और 2021-22 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला जो कोर्स है लॉन्च किया हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो मैंने ये जो दो टॉपिक्स है ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी कवर करवा दिया है। ओके, और ये जो दो टॉपिक है इसको मैंने सेकंड वाले पार्ट के अंदर कवर करवाया है, और इस वाले को पार्ट 3 मतलब इसी वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो बिना नजरें घुमाए ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा। ओके, चलिए मजाक कर रहा हूँ जस्ट। ओके, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, देखिए। हाँ, तो देखिए कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं था इसलिए मैंने सोचा एक स्क्रीनशॉट लेकर के यहीं पे लगा देता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में हम मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ओके, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ ये बोलते हैं पूरा। ओके, ये भी हम भी हिंदी मीडियम में रह करके इंग्लिश की कुछ चीजें भूल जाते हैं, देख रहे हो कितना मतलब गजब से हो रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब क्या कि एक देश के राज्य को या एक देश की सरकार को कौन कौन सी नीतियां बनानी है लोगों के कल्याण करने के लिए या उनके भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, ये सारी चीजें निर्देशित की गई हैं संविधान निर्माताओं के द्वारा ऑलरेडी। कहां पर, संविधान के अंदर। तो ये चीजें हैं मोटा मोटी, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश हम करेंगे। देखिए मौलिक अधिकार, जी हाँ, देखिए मौलिक अधिकार का जो संबंध वो किससे होता है, नागरिकों से है। मतलब कि नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो है हमारे मौलिक अधिकार। और यहाँ पर क्या है कि ये राज्यों को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं, राज्यों को, ना कि किसी एक नागरिक को। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर, ये समझ लिया। अब देखते क्या है, मौलिक अधिकार के ऊपर जो है इन पर सीमा लगाई जा सकती है और इन पर सीमा नहीं लगाई जा सकती। जब आपातकाल लगता है तो इसके ऊपर क्या लगता है, सीमा लग जाती है, ये अपने आप में काबू हो जाते हैं। बस एक अनुच्छेद नंबर 20 और 21 नहीं हटता है किसी भी हालत में, चाहे वो आपातकाल ही क्यों ना लग जाए। ओके, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये तो इस पर कोई सीमा लगा ही नहीं सकता है। इसको अगर सरकार करना चाहती है तो कर भी सकती है, और नहीं करना चाहती है तो नहीं भी फॉलो करेगी तो चलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर मौलिक अधिकारों को जो है इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। मतलब कहने का क्या है कि मौलिक अधिकार का यदि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका के पास अप्रोच कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब के सब मौलिक अधिकार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और काफी अच्छा भी है, होना भी चाहिए, तभी तो एक न्याय की स्थापना हो पाएगी। नहीं तो अगर सरकार ही सब कुछ करने लगी सब तो हो गया, फिर देश का कल्याण हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में भी चल रहा है ना, बिल्कुल वही हाल होगा भाई, सब सभी लोगों का। हाँ, आगे देखते क्या है। यहाँ पर मौलिक अधिकार को क्या लिखा है कि कानूनी संरक्षण प्राप्त है, और यहाँ पर क्या है कि इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। मैंने कहा था ना, देश का अगर देश का राज्य या फिर सरकार मन मर्जी के मालिक अगर वो करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये कानूनी संरक्षण इनको प्राप्त नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। ये जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मतलब कि नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करता है, उनको जो है राजनीतिक रूप से सचेत करता है, एक अवेयरनेस फैलाता है। कौन, मौलिक अधिकार काफी सहायक होते हैं किसी भी एक नागरिक के जीवन में, ताकि वो अपने आप को विकसित कर सके। ओके, और यहाँ पर एक देश की सरकार को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, संविधान के अंदर लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, कि वो जो है एक लोकतंत्र आर्थिक स्थिति में उस देश की भलाई कर सके, उस देश को और आगे लेकर के जाए आर्थिक स्तर पर भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस, ये चीजें हम निकाल सकते हैं। अगला क्या है, ये नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार है, और ये राज्यों के लिए दिशा निर्देश है। मतलब कि ये जो है मूल अधिकार है, हमारे अधिकार, यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है राज्यों के लिए, ये हमारे मूल अधिकार। और ये क्या है, दिशा निर्देश। मतलब कि सिर्फ उनको निर्देश दिए गए हैं राज्यों को या देश की सरकार को, कि सरकार को ये काम जो है करने चाहिए, ताकि लोगों का जो है कल्याण हो सके या उन लोगों का भला
हो सके, बस यही चीज है और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, हालांकि देख लीजिए, बोर मत होइए, लास्ट पॉइंट है, समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये दो जो टॉपिक हैं, ये वाला मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व में क्या अंतर है, बहुत इजी है, थोड़ा सही ढंग से समझिए। देखिए अगला जो पॉइंट है, छठे नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम जो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, एक तरफ से देखा जाए तो अगर राज्य के नीति तत्वों के सिद्धांतों के अंदर जो लिस्ट है डीपीएसपी, उसके अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं, अगर किसी देश की सरकार उसको फॉलो नहीं करती है तो क्या कोई नागरिक उस चीज को लेकर के न्यायपालिका जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता जी, क्योंकि ये क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है। आप एक डिफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बाध्यकारी 7 नंबर डाल करके कि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है, और ये वाले पे ये बाध्यकारी होते हैं, समझे? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ छठा पॉइंट कि इसके अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर, ये यहीं तक है।